नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया था, जिसमें टोटल 35 प्रश्न थे। दोस्तों, आज इस वीडियो में भी टोटल 35 प्रश्न होंगे। और दोस्तों, आप लोग को बता दूं मैं, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप सभी के लिए। तो दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग के लिए ये हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आप लोग लिए सबसे पहला प्रश्न है। और दोस्तों, प्रश्नों को पढ़ने से पहले हम आप लोग के लिए एक और बात है कि दोस्तों, ये हिंदी वाले के लिए हिंदी मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में प्रश्न है। ठीक है, तो दोनों मीडियम वाले के लिए जो इंग्लिश में देगा उसके लिए इंग्लिश में प्रश्न है, और जो हिंदी में एग्ज़ाम देगा मतलब उसके लिए हिंदी में प्रश्न है। तो दोस्तों, आप दोनों लैंग्वेज में आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस सारे प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, पानी का उबलने का तापमान क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, मैं हर दिन तो नहीं, मतलब इस सप्ताह में 2-4 दिन तक मैं 2-4 दिन मैं हर वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ग्रुप डी के लिए भी मैंने प्रश्न बनाया था जीके जीएस का, मेरे इस चैनल पे अपलोडेड है वो वीडियो। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को भी जाके पढ़ लीजिए, मतलब देख लीजिएगा, उसमें से सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जीके जीएस का प्रश्न है और इसमें सिर्फ साइंस का प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, उस वीडियो को भी आप लोग जाके देखिए और सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, और इस वीडियो को भी आप लोग देखकर सारे प्रश्न को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घनत्व क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ अर्थ। दोस्तों, ऑप्शन है 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, फिर है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड है 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ऑप्शन डी है 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किसने किया था। इंग्लिश वाले के लिए प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन है आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो, पाइथागोरस। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब उसका डिस्कवर करने वाला कौन थे, न्यूटन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूटन। प्रश्न नंबर 4, प्रकाश का वर्ष क्या है, व्हाट इज अ लाइट ईयर, क्या है। तो दोस्तों, यदि आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी की माप। दूरी की माप को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष में क्या होता है, दूरी की माप किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, रासायनिक सूत्र में H2O का क्या दर्शाता है, व्हाट डज द केमिकल फार्मूला H2O रिप्रेजेंट। अरे दोस्तों, ये बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसका जवाब आप सभी भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, इसका जवाब मैं ही दूंगा, क्योंकि आगे मैं आप लोग से प्रश्न के जवाब पूछूंगा। ठीक है, हमने क्वेश्चन सेट कर रखा है कि आप लोग से किस प्रश्न का जवाब लेना है। ठीक, तो दोस्तों, प्रश्न है इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, वाटर। 6 नंबर प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। कह रहा है कि विच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट। कह रहा है सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी में क्या है। ऑप्शन डी में देख लेते हैं, ऑप्शन डी में है ऑक्सीजन।
तो ऑप्शन डी में क्या होगा, ऑक्सीजन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, इसे लाइटेस्ट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, हल्का, सबसे हल्का तत्व, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। इंग्लिश में देख लेंगे, वेयर इज द हिमालय माउंटेन रेंज लोकेटेड। ऑप्शन है इंडिया, अमेरिका, चाइना, अफ्रीका। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत। अपने भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। और दोस्तों ये देख रहे हैं आप लोग, ये ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है, यानी कि ये इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है, ठीक है। प्रश्न है विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो क्या होगा दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों। ऑप्शन है कुल्हे की हड्डी, हिप बोन, जांघ की हड्डी, थाई बोन, शीन की हड्डी, शाइन बोन, कोहनी की हड्डी, एल्बो बोन। तो क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर, आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अपने शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पंखों वाले जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ विंग्ड क्रिएचर कॉल्ड। ऑप्शन है इंसेक्टोलॉजी, बर्डोलॉजी, एरोनॉटिक्स, जूलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बर्डोलॉजी, ठीक है, बर्डोलॉजी। क्या होगा, पंखे वाले जीवों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। आप वर्ड से ही आप लोग पहचान सकते हैं, बर्डोलॉजी यानी कि बर्ड इसमें लगाया है, ठीक है, यानी कि उड़ने वाले सारे बर्ड ही होते हैं, ठीक है। तो बर्ड के लिए क्या होगा, मतलब इस अध्ययन को क्या कहा जाता है, बर्डोलॉजी। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। मांसपेशियों के प्रकार कितने होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। मांसपेशियों का प्रकार दोस्तों 3 होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के मांसपेशियां होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। मानव मस्तिष्क के कितने हिस्से होते हैं। कह रहे हाउ मेनी पार्ट्स डज द ह्यूमन ब्रेन हैव। हमारे मस्तिष्क में माने मानव के मस्तिष्क में कितने हिस्से होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी 2। तो दोस्तों हमारे मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। एस्थेटिक विद्युत क्या है, यानी कि व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं क्योंकि इसका जो ऑप्शन है थोड़ा काफ़ी लंबा है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ऊपर कर लिए। अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। विद्युत के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा, यानी कि इंग्लिश में देखेंगे एनर्जी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत की स्थिर अवस्था, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। ऑप्शन सी है एकत्रित विद्युत यानी कि कलेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन डी है लगातार विद्युत प्रवाह, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फ्लो। और प्रश्न क्या है दोस्तों, एस्थेटिक विद्युत क्या है, यानी कि व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग दिमाग लगाओ, इस 4 ऑप्शन में आप लोग दिमाग लगाओ कि आखिर कौन सा हो सकता है। आप लोग यहाँ पर पढ़िए एस्थेटिक, क्या कह रहा है, एस्थेटिक यानी एस्थेटिक्स, ठीक कह रहा है। तो इसी एस्थेटिक वर्ड से ही आप लोग समझ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत की स्थिर अवस्था यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है यानी कि उसका कोई प्रवाह नहीं होता है, वो स्थिर रहता है, उसी को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता क्या है।
व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है, कितना परसेंट है ऑक्सीजन। ऑप्शन है 10%, 21%, 30%, 50%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 21%। दोस्तों हमारे मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसमें 21%, मात्र 21% ऑक्सीजन है। ठीक। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, ग्रहों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स कॉल्ड। ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी। दोस्तों आप लोग ऑप्शन से इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक, कह रहा है कि ग्रहों का अध्ययन यानी कि प्लैनेट्स। ठीक, आप लोग पहले देखिए जीव विज्ञान, ऑप्शन डी है जीव विज्ञान। हम लोग कुछ ऐसे ट्रिक्स भी जानते हैं जिससे हम लोग आसानी से, अगर नहीं उस प्रश्न का जवाब मुझे नहीं आता है तो हमको कैसे उसका राइट आंसर खोजना है ये भी हमें दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कह रहा है, प्रश्न क्या है, ग्रह के बारे में पूछ रहा है, प्लैनेट्स के बारे में। तो देखिए बायोलॉजी तो होगा नहीं, ठीक है, फिजिक्स भी नहीं होगा दोस्तों, और भूविज्ञान यानी कि जियोलॉजी ये भी नहीं होगा। ये भूविज्ञान के बारे में कह रहे हैं, यानी कि भूमि, मतलब भूमि के बारे में, जैसे कि जस्ट लाइक जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी। और देखिए बच गया हमारा क्या, ऑप्शन ए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 15, जल चक्र में कितने चरण होते हैं, हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन द वाटर साइकिल। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। जल चक्र के कितने चरण होते हैं, यानी कि वाटर साइकिल कितने होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। ठीक, जल चक्र के 4 चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंज। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए थोड़ा सा इसका ऑप्शन लंबा है तो इससे घबराना नहीं है कि इतने बड़े बड़े ऑप्शन है। अरे दोस्तों हमें समझना है कि आखिर इस प्रश्न का जवाब क्या है। ठीक है, और हम लोग तो ऑप्शन में देख रहे हैं, कहीं बोल दे इसका लिखने वाला तो क्या होगा, किसी और एग्जाम में अगर पूछ दे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर क्या है तो इसी प्रकार हमें लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन दे दिया है तो हमें ऑप्शन में ही ढूंढना होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हम लोग खोजेंगे। पहले क्या होगा इसका, ऑप्शन ए है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन में नहीं। कह रहा है कि केमिकल चेंज रिजल्ट इन अ न्यू सब्सटेंस, फिजिकल चेंज डज नॉट। कह रहे रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है लेकिन भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी है, रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा निकलती है, भौतिक परिवर्तन में नहीं। केमिकल चेंज रिलीज एनर्जी, फिजिकल चेंज डज नॉट। तो आप लोग समझ रहे हो ना। फिर थर्ड ऑप्शन है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। दोस्तों ऐसा तो हो नहीं सकता है कि केमिकल रिएक्शन और फिजिकल, मतलब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में कोई अंतर ना हो। दोस्तों अंतर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो गलत है। ठीक, ऑप्शन सी ये तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन में कोई ऊर्जा नहीं निकलती। अरे कैसे नहीं निकलती है, तो ये भी गलत है। और ये क्या कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा निकलती है, भौतिक परिवर्तन में नहीं। अरे दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा है कि दोनों होता है। ठीक है, इसमें दोनों में ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए में क्या है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन में नहीं। जैसे हम लोग तो इसका सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई हम प्लास्टिक लेते हैं
और जैसे कि लोहा ले लिए, चलो ठीक है लोहा, फिर लोहा को अगर हम पिघलाते हैं, पिघलाने में मतलब उसमें वो रिएक्शन किया, ठीक है, मतलब केमिकल, वो थोड़ा वो जब हम लोहा को गर्म करते हैं और उसको पिघलाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, केमिकल के रूप में एक मतलब एक लिक्विड के रूप में हो जाता है, ठीक है। फिर उससे हम चाहे कुछ और भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन बनेगा लोहा का ही। तो कहने का मतलब ये है कि एक फिर से नया पदार्थ हो जाता है। लेकिन फिजिकल परिवर्तन में क्या होता है कि मान लो कोई हम खिलौना ले लिए, ठीक है, और उसको हम तोड़ते हैं, तो फिर से तो नया खिलौना नहीं बने पाएगा ना, वो खिलौना का खिलौना ही रहेगा, ठीक है। वो प्लास्टिक का यदि है तो प्लास्टिक का ही खिलौना रहेगा, वो अदर चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो अलग रूप नहीं धारण कर सकता है, वो दो टुकड़े में हो सकता है बट वो अलग रूप धारण नहीं कर सकता है। जस्ट उसके अपोजिट में हम लोग देखेंगे रासायनिक में कि जैसे हमने समझाया कि एक लोहे के लिए और उसको पिघलाया और उसके बाद लिक्विड बना, फिर उस लिक्विड से हम कुछ अदर सब्सटेंस बना सकते हैं। तो ठीक है, तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, पृथ्वी के बाहरी वातावरण को क्या कहा जाता है। कह रहा है व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड। क्या होगा, ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर, क्रस्ट, टेरा टेरा ट्राप्सफियर, ठीक है, ट्रोपस्फियर, ठीक। और थोड़ा सा इसमें हिंदी टाइपिंग जो है ना मिस्टेक है, ठीक है, और इंग्लिश टाइपिंग जो आप लोग देख सकते हैं और इसमें अंतर है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में मुझे प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए सॉरी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी है एंथ्रोस्फियर, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी क्रस्ट, ऑप्शन बी क्रस्ट होगा, ठीक है। पृथ्वी के बाहरी वातावरण को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर क्या होगा, क्रस्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है, जीवन का निर्माण करने वाले कारक कौन से हैं। यानी कि जो हमारा जीवन चल रहा है, हम जीवन जी रहे हैं, हम जीवित हैं, हम इस धरती पे जीवित हैं और मेरा जीवन एकदम से मतलब चल रहा है, चाहे जैसे भी चले, ठीक है, मतलब हम जीवित हैं, ठीक। और ये किसके कारण है, किसके कारण है, पहले इंग्लिश में इसको समझ लेते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ लाइफ, ठीक है। इंग्लिश वाले आप लोग समझ रहे हैं ना कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या, मतलब इस प्रश्न को आप लोग समझ पा रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं कि मतलब हमारे जीवन के लिए वे कौन से कारक है जो हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन है जल, सूर्य, मिट्टी, वाटर, सनलाइट, सॉइल। ऑप्शन बी है वायु, पानी, सूर्य, एयर, वाटर, सनलाइट, ठीक है। सी है मनुष्य और जानवर, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ऑप्शन डी है भोजन और जल, फूड एंड वाटर। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन से समझ ही रहे होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसी में से राइट आंसर खोजना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी बहादुरी ये भी नहीं है कि इसमें राइट आंसर खोजें, हमारी बहादुरी ये भी है कि हम किसी ऐसे ऐसे प्रश्न को समझें, ठीक है। इसका जवाब देने से ही नहीं होगा, समझने से भी होगा, ठीक। तो देखिए दोस्तों, हमारे जीवन जीने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन ये भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, और सूर्य भी, सूर्य का जो प्रकाश है वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी वायु, पानी, सूर्य, यानी कि सनलाइट, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ग्रह कितने होते हैं, ठीक है। ग्रह दोस्तों टोटल 9 थे, लेकिन इसमें से अब 8 ही ग्रह है, ठीक। तो और इसमें से हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, क्या होगा दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह जो है, यानी कि जुपिटर जो है, वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन है हार्ट, ब्रेन, स्टोमक, किडनी। दोस्तों यूँ देखें तो हमारे शरीर में सभी अंग जो है
महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें प्रश्न क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मस्तिष्क, ब्रेन। ब्रेन ही है जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, पृथ्वी की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है। विच इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ। ऑप्शन है अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, इंडियन ओशियन, आर्कटिक महासागर, पैसिफिक महासागर। पैसिफिक महासागर से आप क्या समझते हैं, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है पृथ्वी की सबसे बड़ी महासागर क्या कर रहे हैं, यानी कि इस पृथ्वी के बारे में कह रहे हैं, पृथ्वी पर जो महासागर है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, पैसिफिक महासागर यानी कि प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, श्वसन तंत्र की मुख्य भूमिका क्या होती है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे। ठीक, और ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन है डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि भोजन को पचाने के लिए। ऑप्शन बी है शरीर को ऊर्जा देना, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। ऑप्शन सी है ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि ऑक्सीजन को अवशोषण करना यानी ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ना, ठीक है, बाहर निकालना। ऑप्शन डी है रक्त संचार में सहायता करना। तो दोस्तों आप लोग प्रश्न को पहले देखिए, श्वसन तंत्र, श्वसन यानी सांस लेने के लिए बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी से आप लोग समझ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि ऑक्सीजन को अवहेल करना यानी कि मतलब अवशोषण करना, अपने अंदर मतलब प्राप्त करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है। व्हाट इज द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आप लोग यदि पढ़े होंगे तो इसका जवाब जानते होंगे। और दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा मैं उसे रिप्लाई ज़रूर दूंगा कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है, व्हाट इज द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि समुद्र का पानी खारा आखिर होता क्यों है, किसकी वजह से समुद्र का पानी जो है खारा होता है। ठीक है, वाई इज सी वाटर साल्टी। तो चलिए ऑप्शन से समझते हैं। ऑप्शन है आपने का वाष्पीकरण से, ड्यू टू एवापोरेशन। ठीक है, एवापोरेशन, ठीक है, एवापोरेशन। ऑप्शन बी है मछलियों के कारण, ड्यू टू फिश। ऑप्शन सी है खनिजों के घुलने से, ड्यू टू डिसॉल्व मिनरल्स। ठीक है, ऑप्शन डी है जल की सर्दी के कारण, ड्यू टू कोल्डनेस ऑफ वाटर। दोस्तों ड्यू टू एवापोरेशन इससे तो होगा नहीं। ठीक है, वाष्पीकरण यानी कि जल का वाष्पीकरण होना। ठीक है, जल का भाप के रूप में बनना और ऊपर उड़ जाना, मतलब ऊपर जाना, उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। मछलियों के कारण, तो उसके कारण तो होगा नहीं। मछली के कारण क्यों होगा भाई, उसका तो जीवन ही वही है, उससे थोड़ी ना होगा, मछली कोई साल्ट थोड़ी है। ठीक है, ऑप्शन सी है ड्यू टू डिसॉल्व मिनरल्स। ठीक है, तो दोस्तों यही राइट आंसर होगा। जो समुद्र में जो उसके नीचे जो खनिज हैं और वो डिसॉल्व हुए हैं हजारों साल पहले, और मतलब ऐसे
मतलब एक इकट्ठा होने के बाद, और दोस्तों वो साल्ट का रूप लेता है, उसी के कारण समुद्र का पानी जो होता है खारा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थ्स रोटेशन? पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव क्या होता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है दिन और रात का होना, ऋतुओं का परिवर्तन, मौसम का बदलाव, समुद्र की लहरों का निर्माण। क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के घूमने से हमारा दिन और रात होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन? थोड़ी देर पहले हमने प्रश्न एक पढ़ा था। ठीक है, थोड़ी देर पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा था, श्वसन तंत्र के बारे में, उसी का ये भी प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, उसी का ये प्रश्न है। तो कह रहा है कि श्वास और प्रश्वास, हिंदी वाले आप लोग समझ रहे होंगे कि श्वास और प्रश्वास क्या होता है, यानी कि सांस लेना और छोड़ना। इंग्लिश वाले देखिए क्या है, रेस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग ऑप्शन में देख रहे होंगे, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है खून का संचार। दोस्तों तो हमने क्या समझाया कि सांस लेना और छोड़ना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दोनों होगा, सांस लेना और वायु का निकासी करना, मतलब छोड़ना। ठीक, प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। ऊर्जा का प्रकार क्या है? ऊर्जा का प्रकार क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी? जो एनर्जी है उसका कितना प्रकार होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और सभी प्रकार। यानी कि इसमें से तीनों जो दिए हैं ये सभी ऊर्जा के प्रकार हैं। मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये सारे एनर्जी होते हैं, यांत्रिक एनर्जी भी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता ही है दोस्तों, केमिकल एनर्जी भी होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सभी। प्रश्न नंबर 28 है। न्यूटन के गति के नियम कितने होते हैं? हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन डिड न्यूटन प्रोपोज? ठीक है, तो क्या होगा? न्यूटन के दोस्तों 3 नियम है। ठीक है, न्यूटन के गति के टोटल 3 नियम है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 है, द्रव्य की 3 अवस्थाएं कौन सी है? कह रहा है व्हाट आर द 3 स्टेट ऑफ मैटर? किसी द्रव्य का, कोई पदार्थ का मतलब द्रव्य जो है उसका कितना अवस्था होता है, किस किस रूप में रहता है? तो ऑप्शन है, तो दोस्तों ऑप्शन है ठोस तरल गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस आग गैस, सॉलिड फायर गैस, गैस ज्वालामुखी प्लाज्मा, गैस वोल्केनिक प्लाज्मा, ठोस तरल प्लाज्मा, सॉलिड लिक्विड प्लाज्मा। दोस्तों हम जानते हैं, हम मतलब दोस्तों हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी द्रव्य की 3 अवस्थाएं तो होती ही हैं। ठीक है, तो वो अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? कोई द्रव्य, कोई ऐसा पदार्थ है जो द्रव्य है वो सॉलिड में भी रहती है, लिक्विड में भी रहती है दोस्तों, और गैस के रूप में भी रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। पृथ्वी के कोणीय वेग का क्या महत्व है? यानी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थ्स क्या है एंगुलर वेलोसिटी? क्या होगा? ऑप्शन है मौसम के परिवर्तन में, चेंज इन वेदर, दिन और रात के होते समय, डे एंड नाइट साइकिल, मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की गति में, समुद्र के स्तर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, दिन और रात के होते समय। ठीक, प्रश्न नंबर 31 है। पृथ्वी की ज्योतिषीय गति क्या है? ज्योतिषीय गति क्या है? कह रहे व्हाट इज द अर्थ्स एस्ट्रोनॉमिकल मोशन? क्या होता है? ऑप्शन है
कक्षीय गति, रोटेशन, दोनों, कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑर्बिटल मोशन और रोटेशन, ये दोनों होता है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। प्रश्न नंबर 32 है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर? यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ उसका एक ही मतलब क्या बताएं उसको, मतलब कोई ऐसा पदार्थ है जो सेम है, ठीक, उसमें कोई चीज़ का मिक्स नहीं किया गया, और कोई ऐसा पदार्थ है, सब्सटेंस है, जो दो सब्सटेंस का मिक्स है, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक प्रकार के हैं, सेम जाति, ठीक है। आप लोग इससे आसान और समझिए कि सेम जाति, उसमें कोई और नहीं है। जैसे कि मान लो कि चीनी है और नमक है, ठीक है। चीनी है तो सिर्फ चीनी है, उसमें नमक नहीं है। और कोई ऐसा है कि चीनी और नमक दोनों का मिक्स किया गया हो, तो जो चीनी और नमक है जो मिक्स कर दिया गया उसको मिश्रण बोलते हैं, जो मतलब मिक्स है, ठीक है। और जो सिर्फ चीनी है तो वो तो शुद्ध है। अगर हम चीनी की बात कहा जाए कि इसमें शुद्ध कौन सा है, कहीं एक जगह चीनी रखा हो और एक जगह चीनी और नमक का मिश्रण रखा हो, तो इसमें अगर पूछा जाए कि चीनी शुद्ध कौन है, इस दोनों में से कौन सा चीनी शुद्ध है, तो हम कौन सा कहेंगे? जो सिर्फ चीनी है उसको शुद्ध बोलेंगे, वो शुद्ध चीनी है। और जो मिक्स है, जो नमक और चीनी का मिक्स है, वो शुद्ध थोड़ी ना है, क्योंकि उसमें दो सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें दो पदार्थ हैं। तो ऑप्शन है, शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। प्योर सब्सटेंस हैव ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स। ओके। ऑप्शन बी है, मिश्रण में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। जी नहीं, गलत है। शुद्ध पदार्थ में कई परमाणु होते हैं। प्योर सब्सटेंस हैव मल्टीपल एटम्स। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई अंतर नहीं होता। अरे होता है भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 है, डोमिनेटरी जीन का क्या अर्थ है? व्हाट डज अ डोमिनेंट जीन मीन? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जानने से पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक जीन जो गुणसूत्र में होता है, यानी कि अ जीन दैट इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। ऑप्शन बी है, एक जीन जो अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त क्या कह रहा है? अ जीन दैट शोज एक्सप्रेशन, ठीक, जो अपना एक्सप्रेशन करता हो, ठीक है। सी है, एक जीन जो व्यक्त होता है। अ जीन दैट इज एक्सप्रेस्ड। ऑप्शन डी है, एक जीन जो शरीर के सभी अंगों में सामान्य होता है। जी नहीं, अ जीन दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन क्या है? इक्वली प्रेजेंट इन ऑल बॉडी पार्ट्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, एक जीन जो अभिव्यक्त होता है। डोमिनेटरी जीन का अर्थ क्या है? होता है कि अ जीन दैट शोज एक्सप्रेशन, ठीक। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? वाई इज ब्लड रेड इन कलर? हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। रक्त जो होता है, मतलब खून जो होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त जो होता है वो रेड दिखता है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके वजह से, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। लास्ट प्रश्न क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? ऑप्शन है, वायुमंडल के तापमान को बढ़ाता है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन बी है, पानी को शुद्ध करता है, प्यूरिफाइज वाटर। ऑप्शन सी है, वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाता है, इंक्रीज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन डी है, गैस की मात्रा को घटाता है, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ गैस। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तापमान वायुमंडल में तापमान को बढ़ाता है। जो वायुमंडल है हमारा, और जब गर्मी होती है वो किसके कारण से होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा प्रभाव होता है तो ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो इसके वजह से मतलब तापमान को बढ़ावा होता है, ठीक है, यानी तापमान बढ़ता है। तो दोस्तों ये तो टोटल 35 प्रश्न
आशा करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्नों को आप लोग पढ़ें, ठीक है। और दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों इसी तरह मैं और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आता रहूँगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। हम ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं कि सारे प्रश्न आप लोगों के लिए ज़रूरी ही है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।